नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफर पर। दोस्तों आज मैं आपके लेकर चलता हूँ झारखंड, साल 2007 में, दुमका जिला झारखंड का। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम तो है वैसे सतेंद्र, लेकिन लोग बाग उनको मुन्ना के नाम से ही जानते थे। मुन्ना के नाम से अपने गाँव में हर कोई बोलता था और उनके परिवार वाले भी। लेकिन मुन्ना करते क्या थे? मुन्ना जो थे 24-25 साल के नौजवान थे और लेडीज कपड़ों का अब बिक्री करते थे अपने साइकिल पर लेडीज कपड़े, साड़ी, सूट जो भी होता था लेडीज का, वो पीछे बांध करके अपने करियर पर और गांव के इलाके में निकल जाते। जो भी आसपास के गांव था 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के दायरे में, एक एक गांव में अब रोज जाते थे। कभी कभी 2-3 गांव भी हो जाता था। जब एक गांव में बिक्री नहीं होती तो दूसरे गांव में पहुंच जाते थे। इस तरह वो सुबह जब निकलते ना तो शाम को, अब कहा जाए ना कि रात को टाइम अपने घर लौटते थे। कभी बिक्री अच्छी खासी हो जाती थी, कमाई भी हो जाती थी, और कभी कभी तो दिन खराब उनका चलता था तो नाम मात्र की बिक्री होती थी। तब बड़ा अफसोस करते थे। खैर उनका तो अब ये काम था, अब ये अपना काम ईमानदारी से निभा रहे थे, परिश्रम में पीछे नहीं हटते थे। अब उनके जिम्मे ही पूरा उनका अब परिवार था। बूढ़े माँ बाप थे, बहन के शादी पिता तो कर दिया था, अब उनका नंबर आने वाला था। खेती बाड़ी अब बिल्कुल नाम मात्र की थी, और कभी कभी तो खेती बाड़ी में कुछ होता ही नहीं था। जो बीज वगैरह खाद वगैरह लगाते वो भी उतना ही पूंजी नहीं निकल पाता था। ऐसा कई बार हुआ था। मुन्ना जो अब अपना काम स्टार्ट कर लिए थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 10वीं पास थे, और समझ गए कि 10वीं पास का कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम में। अब हमें तो अपना ही मेहनत करना पड़ेगा, अपना ही कुछ काम करना पड़ेगा। और तब उन्होंने अब ये काम लेडीज सूट, साड़ी, लेडीज कपड़ों का अब करना शुरू कर दिया। हाँ, शुरू में बताते हैं कि थोड़ा दिक्कत, परेशानी, झिझक महसूस होती थी। आखिरकार लेडीज़ों के बीच में जाना पड़ता था। अब एक तरह से मुन्ना जो थे ना, अब थोड़ा सा शर्मीले टाइप का भी थी, और शर्म लिहाज में अब अपना दुकानदारी को अब एक तरह से सही ढंग से कर नहीं पाते थे। जो मुनाफा कमाना चाहिए था वो मुनाफा अब होता नहीं था। अब जो भी कीमत में ले आते और थोड़ा सा औने पौने दाम पर लेडीज मांगती कि भैया दे दो, इतने में ठीक है, इतने में ठीक है। पसीज जाते थे, दे देते थे। बाद में सोचते थे कि अरे ये तो घाटे का सौदा हो गया, और तब तक तो मामला निकल चुका है। खैर कहते हैं कि मैं धीरे तब जाकर के ये गुर सीखा था। अब मैं लेडीज को ज़्यादा ही कीमत बताता था, ताकि मैं जानता था कि वो कम कराएंगी, तो आखिरकार एक बीच का रेंज पर मैं अब सौदा कर लेता था। लेडीज भी खुश और मैं भी खुश। ये गुर उनका काम कर रहा था, बिजनेस का। खैर वो बताते हैं जिस घटना के बारे में मैं आपको लिखा था, बताया था। अब एक तरह से वो हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि देखिए आपकी सारी कहानियाँ मैं अब सुनता हूँ, ये कहानियाँ सुन करके ही मुझे लगा कि ये घटना आपको भेजना चाहिए। तो मुन्ना जी, या फिर मैं कहूँ सतेंद्र जी, आप ये जो कहानी भेजे हैं ना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। ये कहानी हमारे दर्शक जो सुनेंगे उनको भी बहुत आनंद आएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अब मुन्ना जी की कहानी को स्टार्ट करते हैं, मुन्ना जी की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों सुबह से मैं निकला था अपने साइकिल अब ले करके, गांव घूमता रहा, बिक्री होती रही, लेकिन उतनी मज़ेदार बिक्री नहीं हो रही थी जितना मैं उम्मीद कर रखा था। 2-3 गांव घूमने के बाद मैं कहूँ ना कि शाम के टाइम जब हो चुका था, मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब होने लगी, बुखार सा आने लगा। लेकिन मैं बिक्री करना चाहता था, जितना मैं करना चाहता था उतना हुआ नहीं था। अब मैं एक तरह से दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा, लेकिन हिम्मत जवाब दे रही थी। लेकिन नौजवान था मैं, अब मैं उस चीज़ को झेलते हुए, बुखार को अब एक तरह से झेलते हुए मैं दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां पर कुछ बिक्री हुई तो मेरा हौसला भी बढ़ा। अब मैं फिर आसपास के छोटे छोटे और गांव थे और उनमें घूम करके और मैं बेचने लगा। वहाँ भी कुछ बिक्री हुई, तब शाम ढल चुकी थी। मेरा जो तबीयत था ना, वाकई में बिगड़ चुका था।
मुझे तो दोपहर के टाइम ही जब मेरा तबीयत खराब था तभी मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, दवा वगैरह ले लेना चाहिए था। लेकिन मैं देर कर दिया था। अब तो तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। जो मेरा शरीर था ना, भट्टी के माफिक अब जलने लगा था। बुखार ज़्यादा बढ़ गया था। अब अंधेरा भी हो चुका था, लेकिन शुक्र थी कि चांदनी रात थी। अब मेरा तो ये क्षेत्र अब हर तरफ से जाना पहचाना था। रात दिन इन्हीं रास्तों पर तो मैं गुजरता था अपनी साइकिल लेकर के। अधिकतर लोग मुझे जानते भी थे। मैं एक अब रास्ते से गुजरता हुआ साइकिल चलाने का हिम्मत नहीं हो रहा था। शरीर में दर्द, ऐठन और एक तरह से कहूँ ना, आंखों से पानी निकल रहा था। बुखार की वजह से सब हो रहा था। आखिरकार मेरा कंठ सूखने लगा। पानी मेरे पास में नहीं था। मैं सोचा कि चलो आगे जा कर के एक ट्यूबवेल का जगह है, और वहाँ पर मैं देखा हूँ ट्यूबवेल कई बार चालू भी होता है और एक हैंडपम्प भी है। अगर ट्यूबवेल चालू होगा तो ठीक है, नहीं तो हैंडपम्प है ना, उससे पानी का प्यास बुझा लूँगा। अब फिर वहीं पर थोड़ी देर आराम करके अब मैं अपने गांव की तरफ निकल लूँगा। घर पहुँचने के बाद देखते हैं कि कौन से डॉक्टर के पास जाए। अब मैं उसी जगह पर पहुँचा। तब तक ज़्यादा रात हो चुकी थी। अब मैं कहूँ ना कि साइकिल में धकेलते हुए लेके जा रहा था। चलाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। पैरों में, हाथों में बेइंतहा दर्द हो रहा था। आंखों से पानी निकल रहा था। मुझे लग रहा था कि बस कुछ देर बैठ करके पानी पिया जाए, आराम किया जाए, और मैं वही किया। जब उस ट्यूबवेल के पास पहुंचा ना, तो ट्यूबवेल की लाइट जल रही थी। लेकिन मैं देख करके अब थोड़ा सा भौचक्का जरूर हो गया कि वो ट्यूबवेल रोज खुला होता था, लेकिन आज बंद था। लाइट ऊपर लगी हुई थी, बल्ब का रोशनी जल रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पास में ही हैंडपम्प था। हैंडपम्प से अब थोड़ा बहुत मैं पानी पिया। अब फिर मैं उसी जगह पर सुस्ताने लगा। जैसे ही सुस्ताने लगा ना, कब मेरी आंख बंद हुई मुझे पता ही नहीं चला। मैं कहूँ ना कि बुखार की वजह से मुझे सुस्ती आ गई थी, नींद आ गई थी, और मैं सो गया था। जब मुझे कोई जगा रहा था ना, तब मैं उठा। मैं देख करके हैरान रह गया कि रात तो काफ़ी हो गई है। अब खेतों में गिदड़ों की आवाज़ आ रही है। अब वो एक खुला क्षेत्र था। अब ऐसा तो हर रात को होता था, गिदड़ का रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आती रहती थी। मैं अंदाज़ा लगा कि कौन मुझे जगाया। तब मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने में एक औरत है, 25 से 30 साल के बीच की, लाल कपड़ों में थी। अब मुझे जगा रही थी। अरे उठो उठो उठो, क्या यहीं सोते रहोगे? कपड़ा नहीं बेचना है? मैं उस औरत को देखा जो घूंघट थोड़ा सा काढ़ी हुई थी। चेहरा में देख रहा था, थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। अब देखने में गोरी चिट्ठी सुंदर लग रही थी, जितना मैं देख पाया था। लेकिन मैं बहुत परेशान था, दर्द से व्याकुल था, बुखार चढ़ा हुआ था। अब मैं कहने लगा कि देखो जी, मैं तो जो बेचना था बेच चुका, मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे लगा कि वो औरत मुझे जानती है, और तभी मैं उससे अपना दुख दर्द बताने लगा। औरत कहने लगी, हुआ क्या तुम्हें? मैं बोला कि देखो, दोपहर से मुझे हल्का फुल्का बुखार चढ़ गया था। अब मैं नज़रअंदाज कर दिया। अब फिर मैं अपने काम पर लगा। लेकिन अब शाम के टाइम से बुखार ज़्यादा चढ़ गया, और यहाँ पर आते आते मुझे लगने लगा कि मुझे कंठ सूख रहा है, पानी की ज़रूरत है। मैं पानी पीकर थोड़ा सुस्ताने लगा, और मेरा आँख लग गया। अच्छा किया आपने जगा दिया, आप तो मुझे जानती हो ना। वह औरत अब घूंघट काढ़े हुए थी, लेकिन उसका मुस्कुराता हुआ होठ मुझे दिखाई दिया, और सर हिलाई कि हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम इसी रास्ते से आते जाते रहते हो ना, अब मैं तुम्हें देखती हूँ। मैं कहने लगा कि आप कहाँ रहती हैं? यहाँ तो ट्यूबवेल है। कहने लगे, ट्यूबवेल के पीछे जो रास्ता जा रहा है ना, अब आगे जा कर के थोड़ा सा दूरी पर वो छोटे छोटे घर देख रहे हो ना, उनमें से एक मेरा है, पहला वाला। हाँ, तुम इस रास्ते से उधर भी हमारे साइड में आए हो, कई लोगों के पास अपना कपड़ा बेचे हो, लेकिन मैं तुमसे कपड़ा ले नहीं पाई थी। वो औरत अपने बारे में बता रही थी। हाँ, मैं तो सुनता जा रहा था, लेकिन मेरा मूड था ना कि मैं अभी आराम करूं। शरीर जल रहा था, बुखार से तप रहा था। जब मैं उससे बात नहीं करने लगा, बार बार मेरी आंख बंद होने लगी। तब वो मेरे नज़दीक आ गई, मेरे सर पर हाथ रखा, जैसे वो देखना चाहती है कि बाकी में बुखार कितना चढ़ा हुआ है।
जब उसने मेरे सर पर हाथ रखा ना तो मुझे बड़ा ठंडक महसूस हुई। उस हाथ का एहसास आज तक नहीं भूलता हूँ। जैसे ही सर पर मेरा हाथ रखा कि बुखार देखूं कितना है, और वो ऐसा लगा ना कि मेरा शरीर पर कोई बर्फ अब सटा दिया है। बर्फ जैसा उसका हथेली मुझे लगा, और उसी वक्त मेरी जो आँख थी ना मूंदने लगी, नींद के मारे, या फिर मैं कहूँ ना बुखार चढ़ने की वजह से ऐसा मेरे साथ में हो रहा था। मैं अपनी आंखें बंद कर चुका था, मुझे होश नहीं था। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो औरत मुझे जगा रही थी। अरे उठो उठो उठो, क्या यहीं सोते रहोगे, घर नहीं जाना है? जब मैं अपनी आंखें दोबारा खोलता हूँ ना तो औरत मेरे पास में खड़ी है और मेरे सर पर अपना हाथ फेर रही है। तब मुझे एहसास हुआ कि अरे कुछ देर पहले मुझे बुखार चढ़ा हुआ था, अब तो मेरी बुखार शायद उतर गया है। मैं वाकई में अपने शरीर में परिवर्तन पा रहा था। बुखार कैसे उतर गया बिना दवा खाए हुए, थोड़ा मुझे आश्चर्य लग रहा था। लेकिन औरत अभी भी मेरे पास थी और मुझसे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। अरे आप कब तक यहाँ बैठे रहोगे, देखो अंधेरा छा गया है, बहुत रात होने जा रही है, घर नहीं जाना है क्या? तब मैं देखा कि वाकई में 9 से ऊपर का टाइम हो चुका है। मैं जल्दी से उठने लगा तो कहने लगे आराम से, अभी आपका बुखार बहुत चढ़ा हुआ था, मैंने आपका बुखार को एक तरह से सही किया हूँ। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा कि कोई डॉक्टर है, कोई हकीम है, कोई वैद्य है। तब वो शायद मेरे मन की बात समझ गई थी और कहने लगी कि देखिए हर दवा जो जो होता है ना, इसका मतलब नहीं मेडिसिन खाया जाए। मैंने बुखार जो आपको सही किया है अपने हाथों से। अब लोग बाग हमारे परिवार में कहते हैं कि तुम्हारे हाथों में कुछ है, जिसके सर पर तुम हाथ देते हो ना उसका तबीयत सुधर जाता है। अब शायद मैंने ऐसा ही सोचा था, अब मैंने देख लिया, अब वाकई में फर्क तो पड़ा है तुम्हें। अब तुम्हारा बुखार अब उतर रहा है, अब जल्दी निकल जाओ, देर मत करो। मैं उस औरत को धन्यवाद देने लगा कि आप भी जाइए, देखिए आपका घर पीछे है और अंधेरा काफ़ी हो चुका है, आप यहाँ पर आई कैसे? और तब कहने कि मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, मेरा पति आने वाले हैं और मैं अपना पति का इंतज़ार कर रही हूँ, वो बाजार गए हुए हैं और जब तक ना आ जाएंगे मैं यहीं पर खड़ी रहूँगी, लेकिन तुम निकलो। जब मैं साइकिल अब एक तरह से तैयार कर लिया, उठा लिया और चलने के तैयार हुआ, और तब कहने लगी अरे 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। मैं रुक गया, उसकी तरफ देखा, उस औरत की तरफ। कहने लगा जी बताइए, आप कुछ बता रही थी, कह रही थी। तब वो कहने लगे भैया से कोई बढ़िया सा ड्रेस मेरे लिए ला दो ना। मैंने बोला देखिए हमारे पास में बहुत सारा ड्रेस है, आप जौन सा कहोगी मैं अभी खोल के दिखा दूंगा। कहने लगे मैं देख चुकी हूँ, जो ड्रेस आप अब मेरे बगल में आप दिखा रहे थे सब मैं देख चुकी है, उसमें मुझे पसंद नहीं आया। मैं चाहती हूँ कि कोई चमकती हुई बढ़िया सी सिल्क वाली कोई महंगी अब हमारे लिए लेके आओ। जो फरमाइश कर रही थी ना, अब वैसा ड्रेस इस गांव के क्षेत्र में तो बिकने वाला नहीं था, और उसका लाने का मतलब कि अगर ये औरत ना ले तो मेरी पूंजी फंसाना था, ये मैं जोखिम ले नहीं सकता था। मैं कहने लगा कि देखिए मैडम जी, वो ड्रेस जो आप बता रही ना वो ले तो आऊँगा, लेकिन महंगी बहुत है, अगर आप नहीं ली तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा ना, मेरा सारा जमा पूंजी फंस जाएगा। औरत कहने लगी कि क्या कितना पैसा लगेगा उसके लिए? मैं एक अंदाज़ा लगाया, देखिए इतना रुपये का ड्रेस आसपास मिलेगा, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे भी हो सकता है। इतना मेरे पास में अगर पूंजी होता तो मैं ज़रूर लगा देता, लेकिन अभी पूंजी की मेरे पास कमी है। जब यह कपड़ा बिकेगा तब मैं सोचूंगा, लेकिन सोचूंगा भी कैसे जब तक आप कुछ एडवांस ना दो, तब तक मैं कैसे लाऊंगा? अगर मैं ले आऊँ, अगर आप ना खरीदे तो मेरा नुकसान हो जाएगा ना। वो औरत सोचती रही, कहने लगी हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, इतना महंगा ड्रेस मैंने आज तक इधर किसी को पहनते हुए नहीं देखा। अब मेरी तो दिल्ली तमन्ना है कि आप वो मेरे लिए ड्रेस लेके आओ। मैं उस औरत पर अब एक तरह से आश्चर्य में पड़ा हुआ था कि देखने में भोली भाली और गांव के ग्रामीण जैसी दिखने वाली औरत इतना महंगा ड्रेस अब वो मंगा रही थी। मैंने कहा कि मैं ज़रूर ला दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे सिक्योरिटी चाहिए, एडवांस चाहिए। अगर आप एडवांस देती है तो मैं आपका काम जरूर करूंगा। औरत कुछ देर फिर सोचती रही और फिर अपने गले से
एक जेवर निकाल करके सोने का चेन था, वजनी था। हम मुझे पकड़ा दिया। ये काम करो, आप ये रख लो, इसको आप बेच देना, गिरवी रख देना, लेकिन वो ड्रेस मेरे लिए ले आओ। अब तो आपको सिक्योरिटी मिल गई होगी। मैं अब देख करके हैरान हो गया कि अपना गले का चेन उतार करके औरत मेरे हाथों में पकड़ा रही है। अगर इसका पति पूछेगा कि तुम्हारा चेन कहाँ है तो क्या जवाब देगी? मैं कहने लगा, देखिए नहीं, ऐसा मैं गलत काम नहीं करता, मुझे इस एरिया में दुकानदारी करनी है, हर दूसरे तीसरे दिन आता है, अब कोई बखेड़ा खड़ा हो गया तो मैं झेल नहीं पाऊंगा, ना जी ना, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। औरत कहने लगी, अरे मेरा चीज है, मैं तुम्हें दे रही हूं तो तुम्हें डर किस बात का? मैं कहने लगा कि अगर आपका पति वही सवाल पूछेगा कि आपका चेन कहाँ गया, तब आप क्या जवाब देगी? कहने लगी, अरे छोड़ो ना उसको, मैं उसको संभाल लूंगी, वो तो मेरे उंगलियों पर नाचता है, तुम इसका टेंशन मत करो, मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये चीज़ को संभाल लो, गिरवी रख लेना, अब फिर वही ड्रेस लेके आना। अब देखो, एक मत ले आना, एक पिंक वाली और एक वाइट वाली, 2 ड्रेस लेके आना। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि वो मैं ड्रेस को पहनूं। वाकई में उस चैन को मैं वजन कर रहा था अपने हाथों पर, काफ़ी भारी लग रहा था। मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत महंगा है। और जैसे वो औरत बेपरवाह हो, जैसे उसके पास अब जेवर ही जेवर हो, कदर नहीं था उस सोने का चेन का। मैं कई बार उसको अब चैन वापस देने की कोशिश किया कि ना जी ना, आप ये रख लीजिए, अगर आपके पास कैश है, पैसा है तो मुझे दे दीजिए। औरत कहने लगी, अरे नहीं है मेरे पास में, मेरे पास यही जेवरात है, अब मेरे पास जेवरात ही मिलेंगे, मैं जेवरात से लेन देन करती हूँ। अब तो मुझे बड़ा आश्चर्य होने लगा कि ये क्या जेवर इसके पास इतना कहाँ से? खैर, मुझे क्या करना था, हाँ, मैं अब उस चैन को अपने जेब के हवाले किया और चल पड़ा। मैं रास्ते भर सोचता रहा कि औरत के हाथों में वाकई जादू है। उसने तो मेरे सर पर हाथ रखा और तभी मुझे ठंडक का एहसास दे दिया था। शायद ये औरत सही कह रही थी, इसके हाथों में जादू है, इसलिए तो मेरा बुखार उतर गया। अब मेरे पास में एक नया काम आ चुका था, वो ड्रेस का, सोने का चेन आ चुका था। अब मैं जान रहा था कि बहुत महंगा ये सोना है, अब मुझे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा इसके बदले में। औरत इसके बदले में 2 ड्रेस चाह रही थी, इससे ज़्यादा उसका कोई अब था ही नहीं। मैं रास्ते भर सोचते हुए उसी के बारे में और अपने घर पहुंच गया। मेरे माता पिता पूछ रहे थे, बेटा इतनी रात को कहाँ रुक गए थे? इतना रात को तो कभी रुकते नहीं थे। मैं सारा कुछ बताने लगा कि देखिए पिताजी, मुझे बुखार आ गया था, हाँ, मैं एक जगह पर ट्यूबवेल वाला जो जगह है ना, वहाँ पर पानी पीकर मैं अभी आराम करने लगा था, नींद आ चुकी थी। सारा कहानी बता दिया, उस औरत की कहानी बता दिया। देखो पिताजी, उसने ये सोने का चेन दिया है, कह रही कि इसके बदले मुझे 2 ड्रेस चाहिए। अब मेरी बात सुनकर के पिताजी उस सोने को चेन लेकर के हाथों में वजन करने की कोशिश कर रहे थे। कहने लगे, बेटा ये तो वजनी है, ये तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारा पैसा मिलेगा इसके बदले में, ये तो मुनाफे का सौदा है। बेटे, इस औरत का काम जरूर करना, इसको भूलना मत, ये अमीर घर की लगती है बेटा, तभी तो इसके पास में इतना जेवर है, जरूर इसका काम करना। अब तो मैं सोच ही लिया था कि अब इसका काम करना ही है। अगले दिन मैं सबसे पहले बाजार गया, जो ड्रेस मांग रही थी वो ढूंढा, और 2 कलर का, एक पिंक और एक वाइट चमचमाती हुई ड्रेस खरीद करके अब मैं पैक करके रख लिया। मैं बहुत खुश था। वो जो गिरवी रखा था सोना, वो काफ़ी पैसा मिला था, और दुकानदार तो कह रहा था कि भाई इसको बेच दो, पुराना सोना लगता है, बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, ये खालिश है। मैं कहने लगा, नहीं भाई, बेचूंगा नहीं, ये हमारी घर की अमानत है, जब मेरे पास में पैसा आ जाएगा तो मैं इसको छुड़ा लूँगा। लेकिन इतना पैसा आ चुका था कि मैं भी खुश था। इतना पैसा तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं था। सही कहूँ तो जब वो पैसा ला करके घर पर अपने माता पिता को दिया ना, तो मेरे माता पिता की आंखें चमक गई थी। कहने लगे, पहले बेटा उस औरत के लिए ड्रेस लाए हो? मैं बताया कि हाँ पिताजी, देखो ये पिंक वाली है, ये वाइट वाली है, बेटा कल ही जा कर के इसका ड्रेस दे के आओ। ईमानदारी से, अब तुमने सौदा किया है तो ईमानदारी से उस लड़की को, उस औरत को ये ड्रेस पहुंचा दो।
अगर उसकी कोई और तमन्ना है ना तो जरूर पूरा करना बेटा। वो पैसे वाली घर की लगती है। हाँ देखो, उसके पास सोने की कमी नहीं है। जैसे बापू इशारा कर रहे थे कि आगे भी सोना दे सकती है वो। अब एक तरह से मैं भी खुश था, मेरे परिवार भी खुश था, पैसा बहुत आ चुका था। अब घर के मेरे कई रुके काम हो सकते थे। अब मेरे बापू तो ठान भी लेते कि पहले घर का मरम्मत कराना है। जब बरसात आती है तो घर टपकने लगता है। मैंने भी बोल दिया कि हाँ, जो आपका अच्छा कराओ। हाँ, मैं सबसे पहले उस औरत का काम करके आऊँगा। आखिरकार सुबह होते ही हाँ मैं अपने काम पर लग गया। लेकिन उसका जो घर था ना बहुत दूरी पर था और उसके बीच में कई और गांव थे। हाँ मैं गांव गांव से गुजरते हुए अपना धंधा पानी करते हुए और उस जो 2 ड्रेस लिया था ना उसको औरतें काफ़ी देख रही थी। अरे भैया, ये ड्रेस तो कभी लाते नहीं थे, ये कितने का है, ये कितने का है। जब मैं उसका पैसा बताता था ना तो उनकी हाथ अब पीछे हो जाता था। अरे भैया, इतना हमारा कुवत नहीं है इतना महंगा ड्रेस खरीदने का। ये ड्रेस किसने मंगवाया? और तब मैं बताया कि वो ट्यूबवेल के पीछे घर है ना, वहाँ पर एक औरत है। अब वो लोग जानते थे नहीं जानते थे, मुझे परवाह नहीं था। तो वो लोग जो औरतें थी कहती थी शायद वो बड़े घर की होगी, और तभी तो इतना महंगा ड्रेस मंगा रही है। खैर मैं गांव गांव बेचते हुए अब शाम हो चुका था। अब तो मेरी लौटने की बारी थी। अब मैं सोचा था कि लौटते टाइम ही अब उससे मिल करके उसका ड्रेस देख करके अब फिर अपने घर वापस आ जाऊंगा। सूरज डूबने वाला था और तब तक मैं ट्यूबवेल पर पहुंच गया था। ट्यूबवेल आज खुला हुआ था, ट्यूबवेल का पानी चल रहा था। मैं साइकिल खड़ा करके पहले अपने हाथ पैर धोआ और पानी वानी पी करके थोड़ा देर सुस्ताने के बाद ट्यूबवेल वाले को बोला कि भैया थोड़ा मेरी साइकिल देखना, मैं पीछे से आ रहा हूँ। वो कहने लगे जाओ, यहाँ कोई चुराने वाला नहीं है। मैं वो दोनों ड्रेस लेकर के अब ट्यूबवेल के पीछे जो रास्ता था अब मैं चल पड़ा था। उसने पहला घर बताया था और वो तो मुझे जानती थी, मैं शायद उसको जानता नहीं था। अब इतना औरतों से मुलाकात होती थी, गली में, गांव में, घर में, किसको किसको पहचानूं। अब तो मेरा ये बिजनेस था, मैं किससे दोस्ती करूं, किससे दुश्मनी करूं, ये मुझे अब क्या करना है। आखिरकार मैं उस पहले घर पर पहुंच गया। घर पर ताला लगा हुआ था, कोई नहीं था। मुझे देख करके थोड़ा निराशा हुई कि ये औरत कहाँ गई भाई। घर में ताला बंद है, शाम होने जा रही है, क्या करूं, मैं थोड़ा इंतजार करूं या फिर कल आऊंगा। मैं सोचने लगी नहीं नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। शायद पास वाले बाजार में कहीं, एक बगल में बाजार लगता था, शायद कोई साग सब्जी खरीदने गई होगी, थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। मैं उसी जगह पर इधर से उधर अब टहलने लगा था। रात बढ़ती जा रही थी। हाँ मैं 2 बार ट्यूबवेल पर चला गया था। ट्यूबवेल पर बोल रहा था कि भाई क्या बात है, किसका ये कपड़ा लेके घूम रहे हो। और तब मैंने बताया कि भाई पीछे वाला गांव का है। अब वो लोग है नहीं, घर में ताला बंद है, शायद बाजार गए होंगे। और वो अपने काम में था, अब फसल में पानी वानी दे रहा था। वो ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया, कहने लगा हाँ इंतज़ार कर लो, बाजार तो लगा हुआ है, शायद बाजार ही गए होंगे। अब कहूँ ना कि 7:30 शाम का बज चुका था, अंधेरा पूरा हो चुका था। लेकिन शुक्र था कि चांदनी रात थी, चांद निकला हुआ था। अब मैं सोचा कि चलो एक बार और देख के आए। लेकिन मेन रास्ता तो यही था, बाजार से लौटने का, जाने का। अब वो औरत तो मुझे आती हुई दिखाई नहीं थी। मैंने सोचा कि एक पीछे का रास्ता है, पगडंडी है, कहीं उधर से तो नहीं गई है। मैं उसके घर पर पहुंच गया और तब मुझे देख करके अब अच्छा लगा कि घर खुला हुआ था, ताला नहीं लटका हुआ था, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था। 7:30 पौने 8 का समय था शाम का। हाँ मैं दरवाजे पर दस्तक देना शुरू किया। जैसे ही दस्तक देना शुरू किया ना, वो औरत की मीठी आवाज़ सुनाई पड़ी, कौन है बाहर में, इंतजार करो मैं आ रही हूँ। कुछ ही देर लगा था और तब वो दरवाज़ा खोल दी। दरवाज़ा खोलते ही वो घूंघट नहीं कर रखा था। मैं उसका चांद सा चेहरा देख करके एकदम देखता ही रह गया था। इतना सुंदर चेहरा उस औरत का, अब हमारे आसपास के गांव में तो इतना सुंदर चेहरा नहीं था। चेहरा मुस्कुराता हुआ, चमकता हुआ चांद की रोशनी में। हमें तो बस देखता ही रह गया। और तब वो कहने लगे, ए मिस्टर क्या देख रहे हो, औरत नहीं देखी क्या इतनी सुंदर, मेरा ड्रेस कहाँ है।
जैसे मैं होश में आया, इतनी सुंदरता देख करके मैं तो उसकी अब सुंदरता में खो गया था। मैं भी नौजवान था, अब ना जाने क्या हो गया था उस टाइम मेरे साथ में, जबकि मैं सैकड़ों औरतों से रोज मिलता था। अब हमारा पेशा ही यही था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था। दिल तेजी से धड़क रहा था, ना चाहते हुए मुझे उसको देखने की इच्छा हो रही थी। अब बार बार मेरी निगाहें उसके चेहरे पर रुक जाती थी। और तब वो मुझे झिड़कती, कहती, अरे क्या देख रहे हो, मेरा ड्रेस लाए हो कि नहीं लाए हो। तब मुझे जैसे होश आया, कहने लगा, जी मैं तो काफी देर से लेके खड़ा हूं, आप थी नहीं, घर पर ताला बंद था। तब औरत कहने लगी, हाँ मैं किसी काम से गई थी, अभी अभी आई हूं, दिखाओ दिखाओ, जैसे खुश हो गई थी। मैं पहले पिंक वाला ड्रेस दिया, पिंक वाला ड्रेस अब वो देख करके खुश हो गई थी। कहने लगी, व्हाइट वाला कहाँ है। मैंने बोला, जी ये रहा, आप ये भी देख लो, कोई कमी बेसी है तो बता दो। दोनों ड्रेस देख करके कहने लगी, अरे ये तो बड़ी कमाल की चीज लाए हो, मैं तो अब ऐसा भी नहीं सोची थी कि इतने सुंदर ड्रेस लाओगे। मैं एक अनुमान से तुम्हें बताई थी, लेकिन तुम तो मेरे अनुमान से बहुत ही सुंदर कमाल का ड्रेस लाए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। रुको रुको, जाना नहीं, बैठो बैठो, मैं तुम्हें शरबत पिलाती हूँ। मैं अब एक तरह से कहा ना, चौखट के बाहर ही एक पत्थर रखा और उस पर बैठ गया था। अब 8 बज चुका था, अभी तक उसका पति का दर्शन नहीं हुआ था। उसका पति घर में था या बाहर था, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं लगा। कुछ ही देर में अब वो गिलास में जैसे शरबत लेके आई हो, मेरे हाथों में पकड़ा के कहने लगी, आप पी जाओ, देखना बहुत स्वादिष्ट है। वाकई मुझे प्यासा भी था और पी गया शरबत को। ऐसा शरबत मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं पिया था। बड़ा ही ठंडक कलेजे में महसूस हो रहा था और स्वाद भी बड़ा गजब का था। और तब वो औरत कहने लगी कि देखो, मैं तुमसे बहुत खुश हुई, ये दोनों ड्रेस कमाल का है, मैं अभी पहन करके अपने आप को देखना चाहती हूँ, आप रुकोगे ना थोड़ी देर। मैंने बोला, हाँ लेकिन जल्दी कीजिएगा, देखिए अंधेरा बढ़ता जा रहा है, अब मुझे अपने गांव भी लौटना है। और तब कहने लगी, बस 2 मिनट में ड्रेस पहन करके मैं चेक कर लूंगी। अंदर चली गई, दरवाजा बंद हो गया। जब दरवाजा खुला ना, तो वाकई में मैं उस औरत को देख के पहचान ही नहीं पाया। ये शादीशुदा हो ही नहीं सकती, जैसा अब उसका शरीर था, रूप था, चेहरा था, और उस ड्रेस में तो एकदम परी के समान लग रही थी। सफेद वाली ड्रेस पहन रखी थी, आप चेहरा मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल जैसे परी मेरे सामने में खड़ी हो। मैं तो देखता ही रह गया था। हाँ, तब कहने लगी, मिस्टर ऐसा क्या देख रहे हो, क्या खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। मैं झेप गया था, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब कहने लगी कि ठीक है, अब जाओ तुम। जैसे मैं एक बार और मुड़ के देखा ताकि मेरे दिल की अभिलाषा पूरी हो जाए। बाकी उस सफेद ड्रेस में परी के समान अब दिखाई दे रही थी। मैं 2-4 कदम ही बढ़ा था, तब वो मुझे आवाज देने लगी, अरे मिस्टर रुको रुको। मैं रुक गया, पीछे आ गया। वो औरत उसी ड्रेस में खड़ी थी, कहने लगी, अरे इनाम तो लेते जाओ, ये ड्रेस तुमने बहुत शानदार लेकर आई। मैं कहने लगा, कैसा इनाम, मैंने तो आपका अपना ऑर्डर दिया था, ऑर्डर को पूरा किया, इसमें इनाम वाली क्या बात है। तब वो कहने लगे, अरे नहीं नहीं, हम किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजते, 2 मिनट रुको, मैं आई। कमरे में चली गई, दरवाजा बंद हो गया। अगले पल जब दरवाजा खुला ना, तो पिंक वाली ड्रेस में थी। अब मुस्कुराता हुआ चेहरा, कहने लगी, जरा देख के बताओ ये ड्रेस मुझ पर कैसा लग रहा है। मैं तो तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था कि मैडम लगता नहीं कि आप शादीशुदा हैं। तब वो मेरी तरफ चौंक के देखने लगी, क्या कहना चाहते हो। मैं अब एक तरह से मेरी आवाज ही बंद हो गई थी। मैं तो अनजाने में सब कुछ बोल गया था तारीफ करते हुए। औरत शायद नाराज हो गई थी। तब मैंने अपनी गलती सुधारते हुए कहने लगा, अरे मैडम गलती से निकल गया था, मुझे तो ये ड्रेस पहनकर आप अब नजर आई ना, तो मुझे लगा कि कोई कुंवारी लड़की है, इतनी ड्रेस आप पर फब रही है। अब वो और एक तरह से खुश हो गई थी। तब एक छोटा सा कंगन मुझे पकड़ा दिया, ये पकड़ो तुम्हारा इनाम है। अब सिंगल कंगन था, मैं सोचा कि अब नकली उगली होगा और क्या हो सकता है।
मैं कहने लगा इसका मैं क्या करूंगा। अब वो औरत कहने लगी, अरे इसको तुम नकली समझ रहे हो क्या? ये असली कंगन है, प्योर सोने का है, खाली सोने का है। ये तुम्हारे अपने नाम के रूप में है, इसको रखो। वाकई में जब कंगन को लिया, तब मुझे देख करके एहसास हो चुका था कि हाँ, जैसा औरत बोल रही है वैसा ये तो बहुत कीमती है, ये तो हार से भी कीमती मुझे लग रहा है। मैं कहने लगा, मैडम आपने पहले मुझे सोने का हार दिया, अब फिर आप कंगन दे रही हो, आपने पूछा भी नहीं कि कितने का बिका, अब ये कंगन दे रही हो, कुछ हिसाब किताब तो कर लेती। तब वो कहने लगी मुस्कुरा कर, कैसा हिसाब किताब? जो चीज़ मुझे पसंद आ गई अब उसका कोई कीमत नहीं है, उसका कीमत मैं दे भी नहीं पाऊंगी। जो ने तूने मेरे लिए मेहनत किया है, मेरे लिए वो चीज़ ढूंढ के लाया है, वो तो अनमोल है, उसकी मैं कीमत कैसे चुका पाऊंगी? अरे सब कुछ बराबर है, अब तुमने लाया, मामला हिसाब किताब बराबर। ये जो कंगन दे रही हूँ ना अपनी खुशी से, देखो इसको संभाल कर रखना, इसको बेचना उचना मत। देखना एक दिन तुम तरक्की करते जाओगे इस कंगन का प्रभाव से। ये संभाल कर रखना। अब मैं कहूँ ना कि 7 पर्दों के अंदर में, ताकि किसी को अब इसकी नज़र ना लगे। ऐसी ऐसी बात औरत बोल रही थी। मैं अंदर ही अंदर बड़ा खुश था कि आप तो सोने का ये दूसरा चीज़ भी मिल गया। मैंने उससे पूछा कि कोई और फरमाइश है तो बता दीजिएगा। तब वो कहने लगी, अरे अब तो आते जाते रहते हो, कभी आओ और फिर बता देंगे, अब तो मैं इसी में खुश हूँ, बाद में आप आना, आप फिर बात करेंगे। एक तरह से औरत दरवाज़ा बंद करके अब चली गई थी। मैं भी अपने ट्यूबवेल पर उतर गया था, आ गया था, और जहाँ साइकिल खड़ी थी अभी ट्यूबवेल वाला खेत में पानी डाल रहा था। मैं उसको चिल्ला के बोला, भैया मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ। वो भी हाथ हिला के बोल दिया, ठीक है भैया, अच्छे से जाना, देखो रात हो गई है। मैं अपनी साइकिल तेज तेज चलाते हुए घर की तरफ पहुंचते जा रहा था। मन में कई तरह के विचार चल रहा था। ये जो बताया था औरत ने कि इस कंगन को बेचना उचना मत, इसको 7 तरह के अंदर संभाल के रखना, देखना तुम्हारी तरक्की होती जाएगी। ये कैसे होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो लग रहा था जैसे हमने उस सोने का चेन को बेचा, गिरवी रखा, इसको भी गिरवी रख करके कुछ पैसा हम ले लेंगे और कोई बिजनेस कर देंगे। इसमें कपड़े के काम में तो बहुत ही मेहनत था, इतने गांव गांव मुझे भागना पड़ता था, लेबरगिरी करना पड़ता था, साइकिल चलाना पड़ता था। मैं तो काफ़ी दिनों सोच रहा था कि मेरे पास में कुछ पैसे आ जाए तो मैं बाज़ार में एक दुकान लेकर के और कपड़े का काम, रेडीमेड में काम खोल दूंगा। अब मेरा सपना जैसे साकार हो रहा था, लेकिन मैं हिचक रहा था कि इस कंगन को मैं गिरवी नहीं रखूँ ना रखूँ। चलो घर पहुँच करके अब पिताजी से बात करेंगे। जब मैं घर आया ना, मैं आते ही अब खुशखबरी दिया कि पिताजी वो दोनों सूट जो कपड़े थे वो तो देख करके नाचने लगी थी खुशी के मारे। अब बदले में मुझे इनाम के रूप में ये कंगन दिया है, लेकिन एक ही हाथ का है, दूसरे हाथ का नहीं दिया। कंगन को देखकर मेरे पिताजी की आंखें चमकने लगी। अब कहने लगे, अरे बेटा ये तो बड़ा बेशकीमती लग रहा है, देखो इसका डिजाइन देखो, ये सोना बिल्कुल प्योर खालिश है, ये बहुत ही पुराना बना हुआ कंगन है। ऐसा कंगन मैं तो आज तक देखा नहीं। मेरे पापा भी पारखी थे और एक तरह से कहूँ कि पुराने आदमी थे, अब उनको हर चीज़ का परख था। खुश हो गए थे। कहने लगे, देख बेटा ये भी बहुत महंगा जाएगा, अगर हम इसको बेचेंगे ना तो बहुत पैसा मिलेगा। मैं अब उस लड़की को बात को बताने लगा कि देखो पापा, उस लड़की ने, औरत ने बोला है कि इसको बेचना मत, 7 तह में इसको संभाल कर रखना, किसी को नज़र लगने भी मत देना, देखना तुम लोग तरक्की पे तरक्की करते जाओगे। अब मेरे पिता कहने लगे, अरे वैसे ही बड़ी होगी, अब हमें क्या साथ में रखना, अब तुम जो चाहे तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या बोलूँ। पापा मेरे पर अब सारी जिम्मेवारी डाल दिए थे, लेकिन मैं वही सोच रहा था जो लड़की ने बताया था कि नहीं इसको मैं बेचूंगा नहीं, अब ये संभाल के रखूंगा, देखते हैं क्या होता है। अब इतना पैसा तो मेरे घर में अब वो आ ही चुका था। मैं अब बाजार में दुकान लेने का सोचने लगा था। इधर पिता घर का काम में अब मरम्मत करा रहे थे ताकि बरसात आए तो घर में पानी ना टपके। जो भी पैसा अब पूंजी बचा हुआ था सोने का चेन गिरवी रखने के बाद, अभी काफ़ी था,
उसमें मैं एक छोटा मोटा दुकान कर सकता था। और फिर मैंने वही फैसला किया, बाजार में एक किराए का दुकान लिया और फिर सारा रेडीमेड का सामान भर दिया। अब मैं अपने पिता को बोला कि देखिए, बस आप दिन के टाइम में आप दुकान को संभाल लीजिए, सामान लाना सब कुछ अब ये करना मेरा काम है। जब तक दुकान अब चलने नहीं लगती और तब तक मैं फेरी का काम करता रहूँगा, और गाहे बगाहे मैं आपका मदद भी करूँगा, इतना तो कर ही लोगे आप। मेरे पिता कहने लगे, हाँ बिल्कुल मैं कर दूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम के स्टार्ट करो। अब एक तरह से मैं काम को स्टार्ट कर दिया था और पिता भी हमारे काम को संभाल लिए थे। अब वो अपना खरीद बिक्री जो था वो तो मैं करता था, बाजार से कपड़े लाना, लेकिन बेचने का काम मेरे पिता करते थे। और सब पर मैंने अब एक तरह से प्राइस लिस्ट बना दिया था कि ताकि मेरे पापा को दिक्कत ना हो। कुछ परसेंटेज का मैं मुनाफा रख करके और सब पर लिख दिया था। पापा उसी हिसाब से अब बिक्री करने लगे थे। इधर मैं फेरी करता था और उधर पापा दुकान संभालते थे। वाकई में महीने दिन में मुझे लगने लगा कि दुकान मेरी सही चल रही है, मुझे अब ज़्यादा दुकान पर फोकस करना चाहिए। और इसके बाद मैं अभी भी फेरी कर रहा था, अब वैसे ही घूमता था गांव गांव। जब उस रास्ते से मैं आने लगा ना, उस ट्यूबवेल पर रुका, मुझे लगा कि पानी पीने के बाद एक बार उसके घर पर जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि कोई ख्वाहिश वगैरह आपकी है कुछ सामान लाने का, तो उस औरत से मिला जाए। बड़ा देखने की तमन्ना थी। वो मेरे दिल की अब एक तरह से कोने में बैठी हुई थी। अगर वो शादीशुदा नहीं होती ना तो शायद कोई अलग ही बात होती, लेकिन उसने पहले ही बता दिया था कि मैं शादीशुदा हूँ। अब मैं थोड़ा हिचक रहा था, लेकिन मैं बहाने से अब उसके पास पहुँचने लगा। पानी वानी पी करके साइकिल खड़ा कर दिया। अब वो जो ट्यूबवेल वाला था उसको बता दिया कि मैं बस 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, थोड़ा साइकिल का ध्यान रखना। वो पगडंडी थी, इसलिए मैं साइकिल लेकर नहीं चल गया वहाँ पर। जब उस दरवाजे पर गया ना तो ताला नहीं लटका हुआ था। अब घर के अंदर में कोई जरूर था, उसका हस्बैंड होगा या खुद वो भी होगी। मैं दरवाजे पर दस्तक दिया। दिल तेजी से धड़क रहा था कि दरवाजा खोलते ही कैसा उसका रूप नजर आएगा। अगर उसका हस्बैंड निकला तब क्या होगा। घबरा भी रहा था, दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई थी। उसको देखने की ना जाने क्यों मुझे तमन्ना हो रही थी कि चलो एक नज़र देख ही लेते हैं। मैं 3 बार दस्तक दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। आखिरकार मैं अब एक तरह से उदास हो गया कि शायद अभी तो कोई विशेष रात भी नहीं हुई, अभी तो धुंधल का छटा है, अंधेरा होता जा रहा है, और ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे। जैसे ही मैं अब आखिरी बार दस्तक किया ना, तब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैं अब बुझे हुए दिल लेकर के वापस चलने लगा। और तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। खटाक से दरवाज़ा खुला। मैं चौंक करके देखा तो वही औरत दरवाजे पर खड़ी अब मुस्कुरा रही थी। चांद की रोशनी में चेहरा जैसे उसका चमक रहा था। मुझे देखते ही पहचान गई थी। कहने लगी, अरे आओ आओ, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, काफ़ी दिनों के बाद इधर आए। मैं अब एक तरह से खुशी से झूम उठा था। चेहरा उसका जैसे मैं देखता जा रहा था, निहारता जा रहा था कि कब अब आगे मौका मिले या ना मिले, आज चलो दिल भर करके इसको देख लेता हूँ, मन की प्यास बुझा लेता हूँ। आखिरकार मैं उस दरवाजे पर आ गया और उसने बड़ा गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। कहने लगी कि कब आना हुआ। मैंने बोला कि बस 10-15 मिनट हुआ, मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, दरवाज़ा दस्तक दे रहा था, और तब कह रही थी कि आँख लग गई थी, शायद मैं सो गई थी। अब बुरा तो नहीं मानोगे, मैं तुम्हें इंतज़ार कराई। मैं कहने लगा कि ठीक है, आप बताइए आपको कोई चीज़ का ज़रूरत है। चेहरे पर नज़र डालता हुआ शायद वो पहचान रही थी मेरी नज़र को, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। कहने लगी, क्या शरबत पियोगे। मुझे वो शरबत याद आ गया था। मैंने बोला, जी आपके हाथ एक तरह से हाथों में जादू है, आपने उस टाइम मेरा बुखार भी सही कर दिया था, और जो शरबत बना के दिया था वो काबिल तारीफ था, बहुत ही सुगंध बहुत बढ़िया था, एक तरह से कहूँ ना कलेजे में ठंडक दे दिया था। मुस्कुराते हुए मैं जवाब दिया, बोली बस 2 मिनट दो, और मैं गई और शरबत लेके आ रही हूँ। दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैं इंतजार करने लगा, पत्थर पर बैठ चुका था बाहर वाला।
जहां पहली बार बैठा था। इसके बाद 2-3 मिनट ऐसे ही बीता था, दरवाजा खुला और औरत बिना शरबत लिए आई थी। कहने लगी अंदर आ जाओ, अरे तुम्हारा ही घर है ना, शर्मा क्यों रहे हो। अब मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये औरत अंदर क्यों बुला रही है, अगर इसका हस्बैंड अंदर होगा तब क्या होगा। औरत शायद मेरे मन की बात पड़ गई थी। अरे कहने लगी अरे कोई नहीं है, डरते क्यों हो। मैं धड़कते हुए दिल, अब अपने आप को दिल को संभालते हुए अब धीरे से बोला कि अगर आपके हस्बैंड मुझे देख लेंगे तो नाराज नहीं होंगे। जोर से हंसी वो, इतना जोर से कि मैं उसका चेहरा ही देखते रह गया। अरे कौन सा हस्बैंड, किसकी बात कर रहे हो। मैं सन सा रह गया था उसकी बात सुन करके। मैं कहने लगा कि उस दिन आपने बताई थी कि मैं अपना हस्बैंड के इंतजार कर रही हूँ, वो बाजार गए होंगे सब्जी लेने के लिए, जब तक नहीं आएंगे मैं यहीं पर खड़ी रहूंगी, आप भूल गई क्या। औरत फिर हंसने लगी और कहने लगी अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी, मेरा कोई शादी वादी नहीं हुआ है, मैं कुंवारी हूं। अब तो मेरी हसरत और बढ़ गई थी, दिल की हसरत अब एक तरह से हिलोरे मारने लगी थी। अब मैं देरी नहीं किया, अब कमरे के अंदर आ गया था। 2 रूम का वो घर दिख रहा था, बड़ा सा आंगन था और 2 रूम बने हुए थे। उसके अंदर में हैंडपंप लगा हुआ था। अब मैं देखा कि एक कुर्सी आंगन में बिछा हुआ था। वो मुझे कुर्सी पर इशारा किया कि बैठो, मैं तुम्हें शरबत ला के देती हूँ। वो कमरे के अंदर गई और सेकंडों में निकल के बाहर आई, वही गिलास भरा हुआ अब मुझे ले आकर के हाथों में दे दी। पियो, देखो इसका टेस्ट बताओ कैसा है। मैं देरी नहीं किया, पहला टेस्ट मैं पा चुका था, अब बहुत ही शानदार टेस्ट था। मैं एक तरह से कहूँ ना अपने होठों से गिलास लगा करके और उसका हसीन चेहरा देखते जा रहा था। और तब मुस्कुरा के कहने लगी अरे शरबत पियो, क्या मुझे ही पी जाओगे, ऐसी घुर के मुझे देख रहे हो। अब कहूँ ना कि मैं शर्मा गया था, जल्दी जल्दी शरबत पीता चला गया था। जब मैं आखिरी घूंट भरा ना शरबत का, तब तक मुझे याद था वो औरत मुझे खड़ी निहार रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ रही थी। इसके बाद मुझे होश ही नहीं था कि मैं किस दुनिया में हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं सपने की दुनिया में आ चुका हूँ और मेरे साथ में सपना नहीं चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि उसी लड़की के साथ मैं उस घर का तो अब मैं जगह ही बदल गया था, जैसे वहाँ का भौगोलिक स्थिति थी ना बिल्कुल बदल चुकी थी। मैं देख रहा हूँ कि हर तरफ फूलों का बगीचा, गेंदे का, चमेली का, तरह तरह का फूल मुझे दिखाई दे रहे थे, जैसे हम बगीचे में सैर कर रहे हैं। वो औरत, अब मैं उसको लड़की बोल सकता हूँ, वो लड़की मेरे हाथ पकड़े हुए हम बगीचे में टहल रहे हैं। तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि देखो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, जब से मैं तुम्हें देखा है ना, मैं क्या कहूँ, मैं अपनी दिल की हसरत मिटाना चाहती हूँ। अब मेरी नज़र तुम पर कई दिनों से लगी हुई थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। हाँ, उस रात मौका मिला था, लेकिन तुम्हारा तबीयत सही नहीं था। और मैं एक तरह से कहूँ ना कि मैं जल्दीबाजी भी नहीं करना चाहती थी। मैं तुमसे प्यार करने लगी थी और मैं इंतज़ार कर सकती हूँ, लेकिन अब हमारे पास मौका है और देखो इस मौका को हम गंवाएंगे नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं भी उसको तरफ देख करके कहने लगा हाँ हाँ, मैं तो दिलो जान से आपको प्यार करता हूँ। हाँ, इसके बाद हम उस बगीचे के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ था, उस घर में चले गए। फूलों का सेज डली हुई है, हाँ, फिर हम फूलों के सेज पर आ गए थे। इसके बाद जब मेरी आँख खुली ना, तो मैं बहुत चक्का देख रहा था, हर तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। मैं हूं कमरे में, लेकिन एकदम अंधेरा क्यों है भाई, उजाला क्यों नहीं है, कोई मेरे आसपास में महसूस नहीं हो रहा है, तो मैं हूं कहां पर। जब अपने आप को देखता हूं और उठ के खड़ा होता हूं, तब मैं देखता हूं कि एक कमरे में बंद हूं। बाहर में अब एक छोटी सी खिड़की है, उसमें से चांद की रोशनी हल्की सी आती हुई दिखाई दे रही है। तब मुझे अंदाजा लगता है कि अरे मैं तो इसी घर में हूं जिस घर में आया था, तो खूबसूरत औरत कहाँ है, ऐसा मुझे क्या हुआ था। वाकई में अब मैं दरवाजे के पास टटोलते हुए हाथ से पहुंचा, तब मैं दरवाजा खोला। आंगन में भी चांदनी की रोशनी
पढ़ रही थी। आंगन में निकलता हूँ और उस औरत को आवाज़ देता हूँ कि मैडम जी आप कहाँ पर हो, मैडम जी आप कहाँ पर हो। लेकिन मैडम जी का कहीं अता पता नहीं था। अब लेट काफ़ी हो चुका था, 10 बज चुका था रात को। और जब मैं देख लिया कि मैडम जी नहीं है, तब मुझे लगने लगे बस निकलना चाहिए। घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे थे, चलो मैडम जी से आकर दोबारा मिल लेंगे। अब मैं जल्दी से उस घर से निकला, दरवाज़ा खींच करके ऐसे ही बंद कर दिया। तब तक मैडम वो नज़र नहीं आई। जब मैं ट्यूबवेल पे पहुंचता हूं तो ट्यूबवेल वाला साइकिल के पास खड़ा और जैसे मेरी बाट देख रहा है। और जैसे ही मुझे देखा, अरे भाई तुम तो 10 मिनट के लिए बोल के गए थे और इतना टाइम कैसे लग गया? देखो मेरा खेत का काम भी खत्म हो गया, अब मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हारा पता ही नहीं है। कहाँ गए थे भाई? मैं अब क्या बताऊँ कि मैं कहाँ गया था, अब मेरे साथ में क्या हुआ था। मैं कुछ नहीं बताया। मैं बोलना माफ़ करना भैया, थोड़ा काम ज़्यादा अब बिजी मैं हो गया था, माफ़ करना, आगे से ऐसा नहीं होगा। और तब वो कहने लगा, अरे भाई निकलो, अब तुम्हें दूर भी जाना है, मुझे भी जाना है। अब फिर हम दुआ सलाम करके अपने अपने रास्ते पर निकल गए। रास्ते भर साइकिल चलाते हुए मैं उसी औरत के बारे में, लड़की के बारे में, औरत तो नहीं बोल सकती, लड़की के बारे में सोचता रहा कि अचानक वो सब मेरे साथ में क्या हुआ था। शरबत पीते पीते मैं किस दुनिया में आ गया था। वो फूलों का बगीचा, वो फूलों से सजा हुआ अब एक मखमली बेड, और वो सब औरत के साथ में, लड़की के साथ में सब हुआ। और इसके बाद मुझे जब मैं अपने आप को पाता हूँ तो बंद कमरे में वो औरत, वो लड़की थी ही नहीं। कौन है भाई? मैं अब एक तरह से सोच विचार में लग गया कि चलो दिन के टाइम में आऊँगा और तब मैं पता करूँगा। घर पहुँचता हूँ तो मेरे पापा मेरी बाट देख रहे हैं। कहाँ रह गया था बेटा? देखो मैं दुकान बढ़ा के आ गया हूँ, और देखो आज अच्छी कमाई हुई है। रेडीमेड का काम कर रहा था मैं। अब पापा तो एक तरह से मास्टर हो गए थे। बताने लगे खुशी के मारे, देख बेटा मैं आज इतना कमाया हूँ, अब हमारी दुकान का सेल बढ़ रही है, अब बेटा मेरे से अकेले संभाला नहीं जाएगा, अब तू भी मेरे साथ में लग जा, हम दोनों मिलकर इस काम को संभालेंगे, और तू फेरी वेरी का काम बंद कर। मैं कहूँ ना तो मैं अभी उस दुकान पर अब एक तरह से बैठना नहीं चाहता था, संभालना नहीं चाहता था। मैं अभी अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था, मैं फेरी करना चाहता था। अब मुझे दिली इच्छा थी कि मैं उस लड़की से मिलूं, उसके घर पर जा कर के। लेकिन पापा कह रहे थे कि बेटा दुकान में अच्छी कमाई हो रही है, अब तू फेरी वेरी छोड़, कल से मेरी दुकान पर चल। आखिरकार पापा के जिद के आगे मैं फेरी का काम बंद कर दिया था। अब फिर मैं अपने दुकान पर आ गए। वाकई में जैसे पापा कह रहे थे ना, उसी हिसाब से मेरी दुकान चल रही थी, धड़ाधड़ बिक्री हो रही थी। अब तो मैं मार्केट जाना, नया सामान लेके आना, और फिर दुकान संभालना। मैं कहूँ ना कि 3 महीना से ज़्यादा बीत गया था, और मैं उस लड़की को एक तरह से भूल ही गया था। अचानक दोपहर के टाइम उस लड़की का ध्यान आ गया। अब मैं कहने लगा कि दोपहर के टाइम में ग्राहक नहीं है और यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। मैं पापा को बोला कि पापा आप दुकान को संभालो, अब देखो दोपहर का टाइम है, ग्राहक तो है नहीं ज़्यादा, आप संभाल लोगे। अब मैं अपने एक दोस्त से मिल के आता हूँ। पापा कहने लगे जल्दी आना, देर मत करना। तब मैं साइकिल अपना उठाया और चल पड़ा। जब उस जगह पर पहुँचा ट्यूबवेल पर, ट्यूबवेल बंद था। अब वहाँ कोई फसल का कोई जैसे पानी देने का काम खत्म हो चुका था। अब मैं साइकिल वहीं खड़े कर दिया। अब एक डर तो लग रहा था कि कोई चोर उचक्का राहगीर अब ऐसे कोई साइकिल उठा के ले जाए, लेकिन इतना रिस्क तो मैं ले ही सकता था। लॉक करके तब मैं पगडंडी के सहारे चल पड़ा था। जब मैं उस घर पे पहुंचता हूं ना तो वो घर ताला बंद है। जब इंतजार करने लगता हूं कि आखिर ये कहाँ गई लड़की। पहले तो उस अपने आप को शादीशुदा बताई और इसके बाद कहने लगी कौन सा पति, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं कुछ देर इंतजार करने लगा और तब उधर से कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए, पिछले अब घर की तरफ से, शायद वो बाजार वगैरह जा रहे थे। और जब मुझे उस जगह पर देखे तब वो रुक गए। कहने लगे नौजवान यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं बोला जिस घर में एक महिला रहती ना, उससे मिलना था। जैसे वो मुझे घूर रहे थे ना कि मैं 8वां अजूबा हूँ, मैं कोई, अब ऐसा ही उनको लग रहा था। बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रहे थे। तब मुझे रहा नहीं गया,
मैं कहने लगा अंकल ऐसा क्या देख रहे हो? तब वो कहने लगा किस औरत की बात कर रहे हो तुम? किस औरत की बात कर रहे हो तुम? कड़कती हुई आवाज में बोलने लगे। मेरे अंदर में दिल जो था ना धड़कने लगा। मैं कहने लगा यहाँ पर एक सुंदर महिला रहती थी इस घर में, मैं उनके लिए कपड़ा भी दे के आया हूँ, कई बार मैं मिल चुका हूँ, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। तब वो मेरी तरफ और घूर देखने लगे, फिर आपस में खुसर बुसर करने लगे। तब उसमें जरा एक उम्र दराज व्यक्ति था, वो कहने लगा कि नौजवान, क्या तुम्हें पता नहीं है ये घर सालों से बंद है, ये आज तक खुला नहीं है? क्या इस घर की कहानी तुम्हें पता नहीं है? मैं कहने लगा नहीं जी, मुझे क्या पता, अभी तो कुछ महीने पहले मैं उस घर में अंदर जो खूबसूरत महिला थी उसको नया ड्रेस दे के आया हूँ। 2 ड्रेस, एक पिंक कलर का और एक वाइट कलर का। इस घर में मैं जा चुका हूँ, शरबत पी चुका हूँ, सब कुछ बताने लगा। वो सब मेरी बात सुनकर के हैरान हुए जा रहे थे, आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। तब जो उम्र दराज व्यक्ति था मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा कि अभी तक तुम जिंदा खड़े हो, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। जितना जल्दी हो सके इस घर से दूर हो जाओ। उनकी बात सुनकर के मैं एकदम हैरान हो गया था। ये कैसे हो सकता है? ये मुझे बता रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस घर से दूर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है। मैं आंखें फाड़ फाड़ के उनकी तरफ देख रहा था और वो भी मुझे उसी अंदाज में कोट रहे थे जैसे मैं इस दुनिया का 8वां अजूबा हूँ। मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं डरने वाला इंसान नहीं था। मैं कहने लगा चाचा, इस घर में मैं वाकई जा चुका हूँ, उस सुंदर महिला से मिल चुका हूँ, शरबत पी चुका हूँ, और क्या बताऊँ आपसे। अब मैं बताया ना कि उसके लिए मैं 2 स्पेशल ड्रेस लेके आया था, और आप कहते हैं कि इस घर में अब क्या बात है? वो उम्र दराज जो थे जिनको मैं चाचा बोल रहा था, अब वो मुझे समझाने की कोशिश करने लगे। कहने लगे देख बेटा, ये घर बरसों से खाली पड़ा है, इसके जो घर के मालिक है ना अब शहर में जाके बस गए। इस घर की चाबी मेरे पास में है, ये घर मेरे हवाले करके गए हैं, लेकिन ये घर खाली करने के बाद वो लोग शहर चले गए ना, ये बरसों से घर खाली रहा। अब इसके बाद में अब आसपास में जो लोग बाजार से आते थे देर रात को, इस घर में कुछ आहट महसूस होती थी। अब जो वो आहट लोग सुनने लगे कि शायद वो घर वाले लौट आए हैं, तब उनको अब इस बात का अंदेशा नहीं था कि घर में क्या चल रहा है। अब ये बात मेरे कानों तक पहुंची। मैं भी अब एक तरह से उनकी बात सुनकर के मैं चौंक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, चाबी मेरे पास में पड़ी और उस घर में कौन रह रहा। तब मैं रात को आया ना, और मैं उस आहट को सुनने की कोशिश किया, और तब मुझे पक्का अंदाज़ा लग चुका था। मुझे उस घर में रोने की आवाज़ आ रही थी, सुबकने की आवाज़ आ रही थी, और तब मैं समझ गया था कि इस घर में भूतों के वास हो चुका है, कोई चुड़ैल यहाँ पर आ बसी है। और तब से मैं रात के टाइम इस जगह से गुजरता भी नहीं हूँ। और तुम कह रहे हो कि इस घर में मैं आ चुका, मैं उस औरत से मिल चुका हूँ। देख बेटा, तू जरूर मिला होगा, लेकिन इस घर के मालिक से नहीं। मालिक तो परिवार सहित शहर में जाकर बसा हुआ है, वो तो जब आएगा तब मेरे से मिलेगा, और तब मैं चाबी दूंगा, तब घर खोलेगा। लेकिन मेरी नज़र में ये सालों से घर बंद है। आज जो तुम जिससे मिले थे ना, मैं कह रहा हूँ कि वो कोई चुड़ैल थी, कोई आत्मा थी, और तुम उसके साथ में अब एक तरह से कपड़ा का लेन देन भी किए थे। बेटा, अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो दोबारा इस जगह पर भूल के मत आना। अब वो चाचा ने मुझे डरा दिया था। अब वाकई में मुझे अब से रात के जो मैंने जो महसूस किया था शरबत पीने के बाद में, वो घटना मुझे याद आने लगी जब मैं एक तरह से बुखार में तड़प रहा था। तब उस औरत ने मेरे सर पर हाथ रखकर जैसे ही हाथ रखा था, तब मुझे बर्फ़ का एहसास हुआ था। धीरे धीरे मेरे दिमाग का अब नसें खुलने लगी। अब वाकई में जो चाचा बता रहे थे ना, मुझे यही महसूस हुआ। और उसके बाद में मैं डर चुका था। साइकिल उठाया अपने घर पर, और फिर ये बात को मैं अपने जो अपने परिवार के लोग थे उनसे भी कुछ नहीं बताया। आखिरकार मैं अब इसको अब अपने दिमाग में रखा। लेकिन जो लड़की ने बोला था ना कि देख भाई, इस कंगन को संभाल के रखना, 7 के अंदर में किसी की नज़र न लगे, और देखना तुम्हारी तरक्की होती जाएगी। और वही मैंने किया था।
कई बार मेरे बापू उस कंगन को बेचने के चक्कर में लगे थे। इसको बेच देते हैं, घर में रख के क्या करना है, पुराना सोना है, इसका अच्छा पैसा मिल जाएगा। लेकिन मैं कहता था बापू ना, इस कंगन को मैं बेचने नहीं दूंगा, ये कंगन हमारे घर में पड़ा रहेगा सुरक्षित। और देख बापू, इसी की वजह से हमारी तरक्की हो रही है। अब बापू भी मेरे बात समझ गए थे और फिर वो कंगन बेचने का जिद छोड़ गए थे। लेकिन सच कहूँ ना, मैं उस लड़की के प्यार में इतना खो गया था, जैसे आज भी अगर मुझे कहीं मिल जाए रास्ते में तो मैं तो सच कहूँ कि उसके आगे मैं एकदम झुक जाऊँगा। ऐसा मैं दिली प्यार करने लगा था। लेकिन जब उसकी असलियत जाना ना तो वाकई मुझे डर लगने लगा। लेकिन उस लड़की ने मेरे साथ में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अगर वो नुकसान पहुंचाना चाहती तो पहली बार में पहुंचा सकती थी। उसने तो जहाँ तक मेरी मदद किया, सोने के चेन दिया, वो कंगन दिया, और इसके बाद अपना एक तरह से आशीर्वाद भी दिया कि इस कंगन को संभाल कर रखना और देखना तुम्हारी तरक्की होती जाएगी। आज तरक्की मेरी काफ़ी हो चुकी है। जो अब मैं किराए का दुकान था अपना खरीद लिया था, एक नहीं 3 दुकान। 3 दुकान को तोड़वा करके एक बड़ा सा अब शोरूम बना चुका था। अब शोरूम में हमारे पिताजी तो बैठते नहीं, उनका स्वर्गवास हो चुका था। लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी थी। अब मेरी जो पत्नी थी पढ़ी लिखी, और दोनों हम लोग अब उस शोरूम को संभालते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी मुन्ना जी की, मुन्ना उर्फ सतेंद्र। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।